अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। एमओई की सीरीज़ के अंदर ये हमारी तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि अभी आप डॉकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि आप बैच डॉकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। आज हम देखेंगे कि आप एमओई को यूज़ करके मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल मूवमेंट को हम देखते हैं ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ये हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है और एक ख़ास टाइम में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि ओवरऑल ये कैसे काम करता है। मॉलिक्यूलर स्टिमुलेशन के लिए आपको एक कम्प्लेक्स चाहिए जिसमें आपकी प्रोटीन और लाइगेंड कम्प्लेक्स किया हो। हमने अपने पिछली वीडियो में ये डीएनए के स्ट्रक्चर को डॉक किया था एक मॉलिक्यूल के साथ, तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं और इसकी स्टिमुलेशन रन करते हैं। स्टिमुलेशन रन करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इनके अंदर इंट्रैक्शन होना चाहिए, प्रोटीन और लाइगेंड के अंदर। इंट्रैक्शन चेक करने के लिए लाइगेंड पे क्लिक करें, लाइगेंड इंट्रैक्शन, और ये देखें यहाँ पे ये हमारे मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे आप जाके आप डिफरेंट इंट्रैक्शन चेक कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है कि आपने यहाँ से कंप्यूट में जाना है। कंप्यूट में जाने के बाद आपने यहाँ से आना है सिमुलेशन और आपने डायनामिक्स में जाना है। डायनामिक्स में आपके पास ये डिफरेंट NPA, NHA, BER, NAMD के ऑप्शन है। हम NPA पे जाएंगे क्योंकि ये वाइडली यूज़ होने वाला मेथड है और ज़्यादातर जो स्मॉल प्रोटीन्स आपकी होती हैं उनके लिए NPA मेथड यूज़ होता है। NAMD मेथड भी यूज़ होता है, बट इसके लिए आपको इसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। आपको इसका टूल डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। बट हम जो यूज़ करेंगे नॉर्मली NPA को ही यूज़ करेंगे। आपने NPA पे क्लिक करना है। NPA पे जब आप इसको होल्ड करेंगे ये इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, आप पढ़ सकते हैं। देन हमने यहाँ से सेटिंग चेक करनी है। सेटअप में ये अंबर 10 के ऊपर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ लोड पे क्लिक करें। लोड में डिफरेंट मॉडल है, आप इनमें से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख के चेक कर लेते हैं। हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इसको रन करेंगे कि ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप अंबर 12, अंबर 10, ऑप्सला और मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स हैं, ये इसके कंस्ट्रेन हैं, ये वॉल्स हैं, ये डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे ये नज़र आ रहा है फिक्स चार्ज। अब इन चार्जेस को फिक्स करना ज़रूरी है। इसके लिए हम आसान करते हैं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली क्लिक करता हूँ क्विक प्रेप पे। क्विक प्रेप पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के ओके कर दूँगा तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। इसके अंदर जितने भी इश्यूज़ होंगे अब वो उनको फिक्स कर रहे हैं। देखें रीडिंग गायब हो गई है, तो इसका मतलब है इसने इसको फिक्स कर दिया। अगेन कंप्यूट में जाएँ, स्टिमुलेशन में जाएँ, डायनेमिक्स पे क्लिक करें। अब देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखें ये फिक्स चार्ज वाला जो ऑप्शन है वो मेरे पास यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब है इसने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। पैरामीटर, रिस्ट्रेंट्स, वॉल, इसको भी एडजस्ट कर दिया इसने, और इसको आप क्लोज कर दें यहाँ से। NPA पे रखने के बाद अब यहाँ पे आप सॉल्वेट पे जाएंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से आपने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप इसका स्फीयर चूज़ कर सकते हैं, क्यूब यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट लेयर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपने सॉल्व कंसंट्रेशन NaCl यूज़ करना है और बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के ओके कर देना। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास ये देखिए पीछे इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद हमारे पास ये देखिए कैलकुलेशन इसकी रन हो रही है और इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होना शुरू हो गए। अब Na के मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है वो इसकी सॉल्वेशन कर रहा है, सॉल्ट इसके ऊपर ऐड कर रहा है। सॉल्ट हमें इसलिए चाहिए ताकि हमें एक होमोजेनाइज मीडियम ऐड कर दें। जब तक ये ऐड होते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास इसकी कैलिब्रेशन स्टेट है और नीचे वाली जो हमारे पास है इसकी प्रोडक्शन स्टेट है। कैलिब्रेशन स्टेट में आप देखें यहाँ पे कुछ टाइम लिखा हुआ है, ये आपके पिको सेकंड में है। अगर आप इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 500 पे होता है। आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड, कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, CPU ज़्यादा है
तो ये बड़ी जल्दी रन होगा, आप इसको हाई पे रन कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। बाय आप ये जो पी एस है इसका मतलब है पिको सेकंड्स है, और ये टाइम है, टेम्परेचर है, और उसके बाद इसके रेडियस और बाकी चीज़ें। अब हम इसको जो है ना सेट कर देते हैं अपने उसके मुताबिक कि आपको कितनी चाहिए। मीन लेट्स सपोज अगर आप इसको नॉर्मली जो इन पब्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लोग 10 पिको सेकंड भी यूज़ करते हैं, और जो कुछ अच्छे जर्नल है वो 100 पिको सेकंड भी रन करते हैं। 10 अगर जो मेरा सिस्टम है इस टाइम उसके अंदर 8 CPU हैं, 4 कोर हैं, तो ये 1 पिको सेकंड रन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे का टाइम लेता है। इसी तरह अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे या इसको कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, आपका टाइम कम होता जाएगा। जो 24 CPU वाला सिस्टम है वो बजाय इसके कि आपके 24 घंटे लेने के, हो सकता है वो आपकी कमांड कोई 7-8 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर आपकी कमांड को कंप्लीट कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अपनी आसानी के लिए मैं इसको 10 पिको सेकंड पे रख देता हूँ और इसको 50 पे और इसको ओके रन करता हूँ। जब ओके करता हूँ ये एरर दे रहा है कि एनर्जी इज़ नॉट मिनिमाइज्ड। आपको एनर्जी मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, इस पर ओके पे क्लिक करें और इसको अभी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये देखें अब हमारी वो सॉल्वेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, इसका मतलब है ये इसमें सॉल्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट इज़ रेडी फॉर, आप कह लें कि अभी आपके लिए रेडी है कि ये नेक्स्ट स्टेप के लिए कि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकें। अब हम जाते हैं एनर्जी मिनिमाइजेशन पे। आपने कंप्यूटर में आना है, हाँ जी, कंप्यूटर में आना है। कंप्यूटर में आपके पास एनर्जी मिनिमाइज का बटन है, यहाँ पे एनर्जी मिनिमाइज सेटिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख के आप ओके कर दें। अब एनर्जी मिनिमाइजेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। ये कुछ टाइम लेगा ताकि इसके अंदर जो मालिक्यूल के दरमियान एक्स्ट्रा एनर्जी है, मालिक्यूल हैं वो एडजस्ट हो जाए। ये देखें जी, ये कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद ये आपने दोबारा कंप्यूटर में जाना है, अब सिमुलेशन, और आपने डायनामिक्स में जाना है। अब आपका स्टेप पूरा हो चुका है, हमने सेटिंग पूरी कर ली है, इसको ओके कर दें। जब आप इसको ओके करेंगे तो अब इसने कोई एरर नहीं दिया और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसका ये मतलब है आपकी मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इसका वर्किंग इसकी शुरू हो चुकी है, टाइम शुरू हो चुका है। आप डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड ये आपका टाइम लेगा और आपको रिजल्ट्स दे देगा। मीनवाइल ये रन होती है, मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं वो इनके ऊपर बेस करते हैं। इसमें अंबर 12 है, अंबर 10 है, अंबर 94 है। ये उनकी डिस्क्रिप्शन और मॉडल हैं, कौन सा मॉडल किसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट है। स्मॉल मॉलिक्यूल स्मॉल प्रोटीन के लिए चार्म 27 है, FF94 है, ऑप्सलर AA है। तो ये डिफरेंट मॉडल हैं, उसके आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए स्मॉल प्रोटीन, लॉन्ग प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए, स्मॉल लाइगन इंट्रैक्शन के लिए। तो आपको जो भी मॉडल इसके ऊपर फिट आता है आप वो मॉडल इसमें से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास MOE के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए बेसिक जो आपके पीछे केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री है वो क्या है। सेकंड, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके यूज़ होंगे जिसमें आपको बाद में इस्तेमाल होंगे, जैसे मोल है, टी है जो टाइम को जाहिर करता है, एच है जो कि वैल्यू को, के, टी, पी, वी, ये सारे यूनिट्स हैं जो आपके यूज़ होंगे। क्योंकि MOE जब आपको रिजल्ट इंटरप्रिटेशन देगा तब ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होगी, आपके सिर्फ ये यूनिट्स लिखे होंगे। आपको इन यूनिट्स का पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ऐड हो रही है, ताकि आप प्रॉपरली उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें और आपके रिजल्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी ताकि आप प्रॉपर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये देखें हमारी स्टिमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे रीडिंग गायब हो गई है। अब जब ये स्टिमुलेशन कंप्लीट होगी तो आपकी ये कुछ फाइलें सेव करेगा। इसको जो आपने पाथ दिया हुआ है उस पाथ में जाकर ये सेव करेगा जहाँ पे रन हो रही है, जहाँ से आपने प्रोटीन इंपोर्ट किया। मैंने यहाँ डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, इस फोल्डर में मेरी ये SD के नाम से फ़ोल्डर है, इसमें ये फ़ाइलें आ गई हैं। मल्टीपल फाइल्स हैं। अब हम देखेंगे कि इन फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करना है और इनको एनालिसिस कैसे करना है। ये आपकी 5-6 फाइल्स ये बनाएगा डिफरेंट किस्म की।
जिसमें आपको पास ये रिज़ल्ट्स आएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन रिज़ल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है और इनका मकसद क्या है, और आप अपने मॉलिक्यूलर डायनामिक स्टिमुलेशन को कैसे रन कर सकते हैं। तो ये सारी फाइल्स हैं, इनको मिनिमाइज़ करके एमओई में वापस आता हूँ। अब मैंने इन फाइलों को बारी बारी खोलना है और इसका एनालिसिस करना है। आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद ओपन, और वो पाथ दें जहाँ पे आपकी फाइलें सेव हैं। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप में ASD फोल्डर है, और इसमें सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ डायनामिक्स B10 MDB फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जब ओपन करूँगा यहाँ से इसको लॉन्च करके, ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं सारे। अब इसके अंदर जो पहला कॉलम है ये नेम्स है, सेकंड कॉलम इक्विलिब्रियम है, और थर्ड कॉलम में आपके टाइम है, और उसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं जो मैं पीछे बता चुका हूँ। इसको मिनिमाइज़ करें, फाइल में दोबारा आएँ, ओपन पे क्लिक करें, और अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ ये 60.mb वाली फ़ाइल को। अब इसमें देखें ये फ़ाइल ओपन हुई है। अगेन फर्स्ट कॉलम ये है, और सेकंड कॉलम में आपके पास ये आपकी प्रोडक्शन आ रही है। ये प्रोडक्शन के रिजल्ट हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, और ये आपका टाइम है कि किस टाइम के साथ आपकी वैल्यूज़ या आपकी रीडिंग सर्कुलेट हुई हैं, या किस तरह से आपके रिज़ल्ट एनालिसिस हुआ है। अब ये 10 से लेकर 60 सेकंड तक, इसको मिनिमाइज़ करें। देन आप लोग आएँ कंप्यूट में सिमुलेशन और डायनामिक्स, और यहाँ पे देखें ये मैंने 10 जो सेकंड थे वो इक्विलिब्रियम के लेक्चर थे, और 50 सेकंड प्रोडक्शन के। तो 10 + 50 ये टोटल बनते हैं आपके 60 सेकंड्स। अब यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ डेटाबेस व्यूअर में। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है DBV का, आप यहाँ से भी डायरेक्टली आ सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे भी फाइल ओपन हुई होगी, कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब DBV में आके आपने ये पहली जो फाइल थी वो इक्विलिब्रियम की थी पहले 10 की, और जो दूसरी फाइल थी वो आपके पास प्रोडक्शन की थी। ये दो डिफरेंट फाइल हैं। जो हमने मेन काम करना है वो आपने प्रोडक्शन फाइल के ऊपर करना है, जो कि 10 से लेकर 60 तक जा रही है। मीन पहले 10 इक्विलिब्रियम के हैं, और अगले जो 50 पिको सेकेंड्स हैं वो आपके प्रोडक्शंस के हैं। अब यहाँ पे एक आपके पास एक ग्राफ का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये ग्राफ पे जब क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन आ जाएगी। अब जब आप इस विंडो पे यहाँ पे आपके पास प्लॉट फील्ड हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इन पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के ग्राफ शो करता जाएगा। ये वही चीज़ें हैं, वही यूनिट्स हैं जो अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाई। यहाँ से आपके व्हील हैं, आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिज़ल्ट मिले। आप सेम टाइम में मल्टीपल ग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं, सेम ग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं, या आप एक या दो का मिक्सचर बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ये देखें, ये आपके डिफरेंट आप ग्राफ डिफरेंट शेप पे आपके बन रहे हैं, और इसके अलावा आप मल्टीपल ऑप्शन फील्ड्स, टेम्परेचर, प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, या आप डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, और सो ऑन। अब इस ग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ आप विंडो पे जाएं, विंडो में आपके पास कंप्यूट पे जाएं, कंप्यूट में एनालिसिस का ऑप्शन है, और एनालिसिस में आपके पास कोरिलेशन प्लॉट्स हैं। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने दो फील्ड सिलेक्ट करनी है जिनका प्लॉट बनाना चाहते हैं। एक मैं टाइम सिलेक्ट करता हूँ, और दूसरा मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से पी को, प्रेशर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ ओपन हो जाएगा। ये कोरिलेशन प्लॉट है जो आपको टाइम और प्रेशर के मुताबिक आपको बता रहा है। यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइम्स हैं 60 सेकंड तक, और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर है, और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा है। ये आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आर स्क्वायर वैल्यू और बाकी जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और बाकी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन स्टैट्स आपको बता रहा है इसका। यहाँ से आप एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, यहाँ आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट की बजाय आप ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक की बजाय आप वाइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। आप अप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको ग्रेडियंट, एक्स वाई ग्रेडियंट, और मल्टीपल आप इनका मीन अपने लाइन को कितना थिक रखना है, कितना डार्क रखना है, ये सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर आपके मौजूद हैं। वाई एक्सिस के एट्रीब्यूट्स, और इसके अलावा लाइन के एट्रीब्यूट्स, एक्स एक्सिस के एट्रीब्यूट्स कि उनका कलर क्या रखना है। जो चेंजेस करनी हो अप्लाई करके ओके कर दें तो इस ग्राफ पे आ जाएंगे। आप अगर चाहें यहाँ से जो डाटा है
कॉपी करें डाटा टू क्लिपबोर्ड पे कॉपी करें, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएं, वर्ड की आप फाइल बना लें। एक वर्ड की फाइल बना के आप अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल V करके, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। आप एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं और इन वैल्यू से जाके आप मैनुअली भी अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के बाद एट्रीब्यूट्स में है, एट्रीब्यूट्स में आने के बाद आप ग्राफ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर ये है कि भी आप ग्राफ को स्वैप अगर करना चाहें। स्वैप का मतलब है जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, पार्ट जो वाइट पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा। दोबारा करके देखेंगे, स्वैप कर लें। आप जब फाइनल कर चुके हैं एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा और यहाँ से ब्राउज के ऑप्शन पे जाएं। ब्राउज में वो आपसे पाथ पूछेगा। आप मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ESD के अंदर, और इसको कोई नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, ये कोरिलेशन प्लॉट है मेरा, तो मैं इसको कोरिलेशन प्लॉट कह देता हूँ 1, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, या T एंड P के दरमियान, और ओके कर देता हूँ। आप इसको अगर ये फॉर्मेट भी चेंज करते हैं PNG, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। BMP कंप्रेस करना है कंप्रेस कर दें, अदरवाइज़ आप इसको ओके कर दें, तो आपका ये चार्ट सेव हो जाएगा। अब ये देखें, ये ESD का फोल्डर है मेरा, और यहाँ पे ये मैंने कोरिलेशन प्लॉट TP के नाम से सेव किया हुआ है। इसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरा प्लॉट ओपन हो गया, जो प्लॉट मैंने विड्रॉ किया है। इसको आप अपनी पब्लिकेशन में या अपनी रिपोर्ट में, अपने थीसिस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, ये इसको मैं क्लोज कर दूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देन डायनामिक्स, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से ये हमारे पास आ गई चीज़। अब आपके पास ये इमेज है, आप इसको सेव करना चाहते हैं, वॉल पे क्लिक करें। वॉल पे जब क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा फिगर का, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी पिक्चर कर लें या सेव पिक्चर कर लें। सेव पिक्चर करेंगे तो आप इसके पाथ मांगेगा कि किस, आप इसको नाम दे दें कि मेन ये पिक्चर है। अगर आप ये पिक्चर लगाना चाहते हैं, मैं इसको MDS का नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो आए देखें, ये मेरे ASD फोल्डर के अंदर ये MDS, और मैंने इस पिक्चर को सेव कर लिया। अगर आपको ये पसंद है पिक्चर, तो आप इस पिक्चर को भी अपने थीसिस में ऐड कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट एंगल से ले सकते हैं, या फिर आप इसको कहते हैं कि ये मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, कुछ आइटम चाहिए। या हाइड का बटन है, इसमें आप सॉल्वेंट को हाइड कर दें तो आपके सारे सॉल्वेंट हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर हाइड करना चाहते हैं, डमी आइटम भी हाइड हो जाएंगे। फिर आप अपने रिसेप्टर को, लाइगेंड को, इन शॉर्ट जो चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं वो आप हाइड करके फिर इसकी पिक्चर लेके सेव कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, सब कुछ शो करना है, शो के बटन में जाके ऑल आइटम कर दें, तो आपको सब कुछ दोबारा से शो हो जाएगा। हम वापस आते हैं डेटाबेस फाइल पे। अब इसमें से कोई एक कॉलम चूज़ कर लें आप। हम एक नेक्स्ट ऑप्शन देखने लगे, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज यूज चूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद कंप्यूट में जाता हूँ। कंप्यूट में जाने के बाद एनालिसिस, और यहाँ पे मेरे पास है सिलेक्टेड हिस्टोग्राम, कि आप इसका हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं। तो उसने जो कॉलम आपने चूज़ की है उस कॉलम का आपको हिस्टोग्राम उसने बना दिया। यहाँ पे Y एक्सिस है, इसके मार्जिन है, X एक्सिस है, इसका टाइम स्केल है। आप इस ग्राफ को भी अपने थीसिस के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, और आप इसको रीइंफोर्स कर सकते हैं और इसके इंट्रैक्शन देख सकते हैं। क्लोज कर देते हैं इसको। आप इसको कॉपी करना चाहें कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहें उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया। यहाँ से इसको क्लोज कर दी। अब मैं किसी और चीज़ का आप देख लें, टाइम का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, या दो आप इकट्ठे बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। आप हिस्टोग्राम अब दो का इकट्ठे बनाया है तो आपके पास दो का इकट्ठा ग्राफ आ गया। अगर आप तीन चूज़ करते हैं तो आपको ये तीन का इकट्ठा ग्राफ बना देगा। ये देखें, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा चूज़ करते जाएंगे इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। और सिलेक्ट अनसिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल का बटन चूज़ कर सकते हैं कि वो आपको आराम से मल्टीपल
आप कंट्रोल का बटन को प्रेस करके रखें तो साथ साथ वो बाकी मल्टीपल आइटम आपके चूज़ करता जाएगा। ये देखें, ये मैंने 4-5 चीज़ें की हैं तो आइटम आपके बिल्कुल ही नॉन विजिबल सा आपका हो गया। अब हम आते हैं कंप्यूट में। कंप्यूट में एनालिसिस, और इसमें हमारे पास मैट्रिक्स है, कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ब्लैक में है डॉट्स और कुछ वाइट में है। ब्लैक का मतलब है ये इंट्रैक्शन है, वाइट का मतलब जीरो का मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं है। एक आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस में डिफरेंट है और एक्स एक्सिस के अंदर आपके पास डिफरेंट है। आप किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका ग्राफ दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका इसने ग्राफ दे दिया। आप जिस कॉलम पे चूज़ करेंगे वहाँ से आपको उसका ग्राफ दे देगा। ये वाई और एक्स एक्सिस के आपको ग्राफ दे देगा। मीन आप मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल इंटरफेस के लिए आप अपने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनको क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको एक और ऑप्शन हम इसका देखते हैं। वो ऑप्शन है, आप कंप्यूट में जाएं, कंप्यूट में एनालिसिस, और इसके अंदर लास्ट में 3D प्लॉट्स हैं। 3D प्लॉट बनाने के लिए पहले हम इसके सॉल्वेंट गायब करते हैं। सॉल्वेंट गायब करने के लिए आप सिंपली यहाँ से लेफ़्ट पेन में जाएं और यहाँ पे हाइड का बटन है। हाइड के बटन पे आप इसको क्लिक करें और आपके पास यहाँ से हाइड और सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट गायब हो गए। और फिर मैं इसकी डमी भी गायब कर देता हूँ। बट इसमें सर्कल आ रहा है। आप अगर चाहते हैं ये सर्कल भी ना हो, उसके लिए सिंपली आप फाइल में जाएं और सब कुछ क्लोज कर दें, और देन आप फाइल में ओपन करें जो आपने अपनी प्रोटीन और लाइगेंड को डॉक किया हुआ है वो आप ओपन करें। जब आप उसको ओपन करेंगे तो हाँ, आपने वाटर और हेट्रो को चेक नहीं लगाना, वरना वो आपके गायब हो जाएंगे। आप जैसे ये ओपन हुआ है, आपने इनको अनचेक किए बगैर ओपन कर देना। ये आपका लाइगेंड और प्रोटीन आपका ओपन हो चुका है। अब मैं इसको ज़रा लेबल कर देता हूँ, लाइगेंड को इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा विजिबल हो जाए। ये देखें, ये हमारे पास विजिबल हो गया। अब मैं वापस आता हूँ इधर अपने ऑप्शन पे, कंप्यूट एंड एनालिसिस और 3D प्लॉट के अंदर इसको चूज़ करता हूँ और ये ऑप्शन हो गया। ये देखें, इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं आप। अभी यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा कोई नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप देखें 3D प्लॉट में ये 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है। एक्स एक्सेस पे क्या हो, वाई एक्सेस पे क्या हो और जी एक्सेस पे क्या हो। बाय डिफ़ॉल्ट रख के अभी हम इसको ग्राफ का प्लॉट करते हैं। जैसे ही प्लॉट करेंगे तो ये नीचे देखें हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। ये देखें, ये प्लॉट आपको यहाँ पे ये घूमता हुआ नज़र आ जाएगा। ये ग्रीन में जो आपका ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर कुछ डॉट्स भी हैं। अब इसकी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि आप डिफरेंट किस्म के पैरामीटर एक्स, वाई और जी एक्सेस पे चूज़ कर सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ये आपको 3D व्यू देता है उस प्लॉट का जो ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी एक्टिविटी या प्लॉट की रिएक्टिविटी वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप इसको कस्टम कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं, और तमाम चेंजेस को आप क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। वो सारी चेंजेस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अगर आप इस फॉर्मेट को सेव करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पिक्चर पे ऑप्शन पे क्लिक करके सेव पिक्चर कर लें, और जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लें। अब मैं आपको एक और ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। कंप्यूट में आके डिस्क्रिप्टर्स में, और यहाँ पे आपने कैलकुलेट में आना है। कैलकुलेट में आके आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। ये यहाँ पे RGR, ये ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन आपका आ जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के अंदर यूज़ होता है, और इसकी बेस पे रिजल्ट होते हैं। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट आपको कर देगा। डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर स्पीड ये कुछ टाइम लेगा, और हर एक ट्राजेक्टरी के अगेंस्ट
आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने कंप्यूट में जाना है, कोरिलेशन प्लॉट आप इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का है। अक्सर पब्लिकेशन ये वाला ग्राफ आपसे मांगते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन उसका आप रिपोर्ट करें। यहाँ से आप इस ग्राफ को कॉपी करके अपने रिसर्च आर्टिकल में या अपने थीसिस के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे सिंपली वैल्यू है, एनर्जी है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन आपका है। आप ये बाकी पैरामीटर भी मेजर कर सकते हैं, मगर जो रेडियस ऑफ गायरेशन है जो डिफाइन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड प्रोटीन अराउंड इट एक्सिस, कि वो एक्सिस के अराउंड कितना कोई घूमता है और क्या कहीं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमता। अगर ये अपने रेडियस से या अपने एक्सिस से बहुत ज़्यादा वेरिएट कर लेता है तो वो प्रोटीन लाइगेंड कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल नहीं समझा जाता। जितना वो उस रेडियस ऑफ गायरेशन आपका कम होगा, आपकी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक और अच्छे समझे जाएंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है विच यू नीड टू कंसिडर, ताकि आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र और आपका रेडियस ऑफ गायरेशन अकॉर्डिंग टू द आपका एक्सिस मेंटेन रहे। हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ में आपको आप रेडियस ऑफ गायरेशन मल्टीपल चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं। अब आप फाइल में हैं, फाइल से आप ब्राउज में आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ये आपके क्या हैं जी, ये ट्रेजेक्टरीज है। आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करें। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे इसकी शेप चेंज हो रही है, साथ में इसकी ये इन्फॉर्मेशन भी नेक्स्ट लेवल पे आ रही है। देखिए ये इसकी ट्रेजेक्टरीज हैं जो आपने ट्रेजेक्टरीज को प्रॉपरली अपलोड किया हुआ है। आप इसको प्ले के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिक प्ले करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये इसका टाइम चल रहा है। आप ये ट्रेजेक्टरी किसी भी यूनिट के अगेंस्ट रन कर सकते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम, ये लूप का बटन है। इसका मतलब है ये एक बार ख़त्म होगा तो फिर से शुरू हो जाएगा, फिर ख़त्म होगा फिर शुरू होगा। आप यहाँ से इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम पे रखेंगे तो मूवमेंट जल्दी नज़र आएगी, स्लो पे रखेंगे तो मूवमेंट कम नज़र आएगी। बाकी आप इसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसकी क्लिप शॉट से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं और उसको अपने सेव कर सकते हैं अपनी छोटी सी एनिमेशन की फॉर्म में, और उस एनिमेशन को आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये DBM की ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये डेटाबेस व्यूअर है, ये यहाँ पे भी आता है। एक चीज़ है SVL आपकी ये तमाम कमांड लाइन है जो आप रन कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आपकी कमांड चल रही है कि आपने फ़ाइल कहाँ पे सेव की। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपकी फ़ाइलें कहाँ पे सेव हो रही हैं, आप SVL को खोलें और ये आपको पूरा पाथ बता देगी। जैसे मेरा यहाँ पे पाथ वो प्रॉपरली सेव है, और जितनी कमांड आपने एग्जीक्यूट की है उन तमाम कमांड्स की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो दे रहा है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ऑलगोरिथम ये है, इतने टाइम के लिए सेट की है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में मौजूद है। तो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भी आप मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एक्सप्लोरेशन कैसे रन करते हैं और उसका एनालिसिस कैसे रन करते हैं। अब मैं एक क्विक सा ओवरव्यू दूंगा कि भी हमने आज के इस सेशन में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने इसकी सिमुलेशन रन करने के लिए हम कंप्यूट में गए थे। कंप्यूट में हम सिमुलेशन डायनामिक्स रन की, NPA यूज़ किया, इसकी सेटिंग की, टाइम चेंज किया और हमने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद हमने इसकी ट्रेजेक्टरी लोड की थी। ट्रेजेक्टरी लोड करने के बाद कंप्यूट में गए, वहाँ से हमने एनालिसिस में कोरिलेशन प्लॉट, कोरिलेशन मैट्रिक्स, हिस्टोग्राम और 3D प्लॉट देखे। देन हम फाइल में गए, फाइल में हम ब्राउज़र में गए और यहाँ से हमने एनिमेशन वगैरह और ट्रेजेक्टरी देखी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।